और ऐसे में बड़े सवाल, जातीय जनगणना का खेल, विपक्ष का एजेंडा फेल, सरकार का मास्टर स्ट्रोक, विपक्ष में क्रेडिट लेने की होड़, श्रेय लेने के लिए पोस्टरवार, बिहार चुनाव में किसकी नैया पार, सियासत में नहीं विकास की बात, अब राजनीति में जाति की बिसात। इन्हीं सवालों के साथ करेंगे मेहमानों से चर्चा। दीपक सोनकर जी, प्रवक्ता बीजेपी, धर्मेंद्र यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, राजकुमार मौर्य जी, प्रवक्ता कांग्रेस। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। दीपक सोनकर जी, विपक्ष तो ये कह रहा है कि इतना दबाव डाला गया सरकार पे कि ना चाहते हुए भी जाति जनगणना कराने का फैसला लेना पड़ा और ये जीत राहुल गांधी की। लेकिन अखिलेश यादव की नहीं बता रहे हैं, पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन राहुल गांधी की जीत कांग्रेस वाले बता रहे हैं। दबाव बहुत था आप लोगों पर, इसलिए ये फैसला लिया गया कि वाकई सामाजिक न्याय हो, इसलिए ये फैसला लिया गया। देखिए, असल में जीत तो ये जनता की है। हमेशा से जनता के हित के निर्णय को लेकर के देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास कैसे सिद्ध हो, कैसे हर वर्ग का उत्थान हो सके, हर वर्ग के अधिकार जो संवैधानिक अधिकार है वो पूर्ण हो सके, कैसे अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति भी सशक्त हो, लगातार देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प सिद्ध करने का कार्य किया है। और यह उसी संकल्प की एक कड़ी है, जातीय जनगणना। देखिए, अब राहुल गांधी जी कहेंगे, अब राहुल गांधी जी का कह रहे हैं हमारा मोटो है, तो जब 60 वर्षों तक कांग्रेस राज करती रही तब इन्होंने कभी जाति जनगणना का ध्यान नहीं दिया, कभी किसी पिछड़ों के हित की बात नहीं की, कभी अति पिछड़ों के हित की बात नहीं करी। और आज जब ये जातीय जनगणना हो रही है, जहां पिछड़ों का हित सिद्ध होगा, जहां शैक्षिक आधार पर हित सिद्ध होगा, जहां आर्थिक आधार पर शिक्षा होगा, जहां शैक्षिक आधार पर इनका हित सिद्ध होगा, तो उनको यह हजम नहीं हो रहा है कि किस तरीके से जनता के हित के कार्य किए जा रहे हैं, किस तरीके से लगातार देश के प्रधानमंत्री लगातार जनता के विकास की गति को, ट्रेन को तेजी गति से बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और इस देश की जनता बखूबी जानती है कि जो योजनाएं, जो देश के संकल्प, जो बिल आज जनता के हित के लिए है, जो जनता के समाधान के लिए, जो अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को सशक्त करने के लिए है, वो लगातार देश के प्रधानमंत्री उस पर निर्णय कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं और जनता उस बात को स्वीकार कर रही है। लेकिन अभी भी संशय है कांग्रेस वालों को। राजकुमार जी, आवाज आ रही है? आपको सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी आवाज आ रही। राजकुमार जी, आप लोग तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने इतना पूरा अभियान चलाया, इस वजह से सरकार ने ये फैसला लिया। सरकार का कहना है कि ये तो जनता की जीत है, हमने जनता के हित में ये फैसला लिया है, भले ही आप लोग डिडोरा पीटिए। पहली बात तो सबको बहुत बहुत बधाई, इस देश को बहुत बहुत बधाई कि जातीय जनगणना की जो है सरकार कराने जा रही है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा संघर्ष है। इसमें बहुत से लोग शामिल है, इसमें राहुल गांधी भी शामिल हैं, तेजस्वी यादव जी शामिल हैं, शरद यादव जी भी, स्वर्गीय शरद यादव जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, ओबीसी के तमाम संघ बने हैं उनका बड़ा योगदान रहा, अखिलेश यादव जी का भी बहुत योगदान है। यानी पूरा विपक्ष जो है, ये इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि इनका योगदान नहीं, सबका योगदान है और सबकी मेहनत और जनता की जो जरूरत थी, जनता की इच्छा से ये हुई। ये बहुत बहुत बधाई आज सरकार को और बहुत बहुत स्वागत हम करते हैं इसका। रही बात श्रेय लेने की, तो इसमें कोई श्रेय व्रेय लेने की बात कहीं नहीं है, सीधी सी बात है, जनता के हित की चीज है और बहुत से लोगों ने मिलकर संघर्ष किया। राहुल गांधी जी को थोड़ा हम इसलिए कहेंगे कि सबसे ज्यादा अपमान किसी ने इस मुद्दे पर सहा है तो राहुल गांधी जी ने। अनुराग ठाकुर जो बीजेपी के आते हैं, देखिए किस तरीके से सदन में उनको कहा था जिसकी कोई जात नहीं, उसकी वो जात जनगणना की बात करता है। तो ये कहीं कहीं से राहुल गांधी जी ने बहुत पुरजोर उठाया इस मुद्दे को, सदन में भी, बाहर में भी, और सबसे ज्यादा अपमान भी राहुल गांधी जी ने इसमें सहा है। तो निश्चित रूप से अगर उनको क्रेडिट जाता है इसमें कोई बात नहीं, इसमें सभी लोग शामिल हैं। इंडिया गठबंधन के हर एक नेता, छोटे से बड़ा नेता, ब्लॉक स्तर से लेकर जिले स्तर, प्रदेश स्तर के सभी नेताओं का जो ये कार्यक्रम रहा, अभियान रहा, ये सब मिला जुला असर है, इसमें किसी क्रेडिट लेने की बात नहीं है जी। लेकिन अभी भी प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, अभी भी शक और सुबह है क्या बीजेपी वालों पर कि ऐलान तो कर दिया, लेकिन अब कैसे कराया जाएगा, क्या होगा आगे क्या? क्योंकि अब ये तो केवल
एक ऐलान है, अभी बहुत विस्तार होना बाकी है, उस पर अभी आगे बातचीत करेंगे, क्योंकि आरक्षण का दायरा भी बढ़ेगा, मामला कोर्ट भी जाएगा, संविधान में संशोधन भी होगा। जब जातियां आएंगी, 90 में ही कहा गया था कि ओबीसी 52% हैं, एससी इतने, एसटी इतने, तब तो दायरा तो बढ़ेगा, फिर आरक्षण की भी मांग होगी, फिर यही होगा ना कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। राहुल जी, अगर ये बात इस देश में कानून के माध्यम से लागू हो जाए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इससे बड़ा न्याय इस देश को क्या हो सकता है? इस संविधान को इससे बड़ा प्रोटेक्शन क्या मिल सकता है? देश के नागरिकों को इससे बड़ा क्या मिल सकता है? अब सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी जो 2014 में सदन में बोली थी कि हम सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का जो आंकड़ा है 3 महीने के अंदर प्रोसेस करके रिलीज कर देंगे, देश को बता देंगे कि असल में स्थिति क्या है, तो 2014 से लेकर के आज 2025 हो गया है और वो 3 महीना भारतीय जनता पार्टी का भी बीता नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी की जो धोखे की राजनीति है उससे पूरे देश को सतर्क रहने की जरूरत है। ये भारतीय जनता पार्टी की कैबिनेट का जो ऐलान है वो बिल्कुल ठीक है, इसका स्वागत करना चाहिए, हम भी स्वागत करते हैं। लेकिन जिस तरह से आपने भी शंका जाहिर की, असली शंका वही है पूरे देशवासियों को कि अगर भारतीय जनता पार्टी को पीडीए का हक देना होता तो 2014 से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता अगर कोई प्रदेश का सर्वे करा रहा है तो उसको अलग अलग तरीके से डिफाइन कर रहे थे, हो नहीं सकता है। केवल पी और डी रहा ना, ये भी क्लियर करते चलिए। अगर ए की बात करेंगे, अल्पसंख्यक की बात करते हैं, अब तो अगड़ों की तो बात होगी नहीं, तो उनको क्या, वो ईडब्ल्यूएस में आ सकते हैं, बाकी छोड़ देते हैं ना। अब तो बात उनके लिए है। बिल्कुल। अब मैं आपकी बात का जवाब दे दूं, अभी जो आप कह रहे हैं ना, अभी जो जातियों का जो आंकड़ा है या जातियों का जो क्लासिफिकेशन वर्गीकरण है, आप उसमें देखोगे कि बहुत सारी वैश्य जातियां ऐसी हैं जो पिछड़ी जाति में आती हैं। तो आप ये जो कह रहे हैं कि ये तो शामिल नहीं है, ये शामिल है, दरअसल आप उसको देख नहीं पा रहे हैं, वो बात अलग है। बहुत सारी पिछड़ी जातियां हैं, जैसे जाट हैं, तो बहुत सारे प्रदेशों में जाट जो है वो ओबीसी में शामिल नहीं है। और कर्नाटका के अंदर आप देखोगे ना, गौड़ एक ब्राह्मण जाति होती है जो ओबीसी में शामिल है। तो इस तरह की चुनौतियां बहुत सारी पूरे प्रदेश के अंदर है, जिससे हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी क्योंकि समाधान की तरफ बात नहीं करती है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा धोखे की राजनीति करती है और धोखा दे करके अपना निजी फायदा कर लेती है। उदाहरण के तौर पे आप देखिए, जब किसान के काले कानून लेकर आई थी तो पूरा देश एक तरफ था कि मैं स्वस्थ चर्चा चाहता हूं, क्योंकि देखिए साउथ में भी कई जगह 69% आरक्षण को लाया गया और उसमें भी मामला कोर्ट में गया, तो कई विशेष परिस्थितियों में लाया जा सकता है। बिहार में भी हुआ, जाति जनगणना हुआ कि भैया 75% लागू करेंगे, कोर्ट ने कहा नहीं भैया ऐसा हो ही नहीं सकता, 50 से ज्यादा तो जा ही नहीं सकते सानी वाले मामले को लेकर। सवाल इस बात को लेकर है कि आप निकालते क्या है। अब आपकी असल मांग ये ना, जो क्रेडिट लेने की होड़ हो रही कि हमने कहा, हमने कराया, कर दिया, लेकिन अब असली चुनौती आगे की है। यही मैं इसी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पूरे पार्टी के अंदर वो विजन मुझे दिखाई नहीं देता है कि वो किसी जटिल मुद्दे का समाधान कर सके, जैसे यूसीसी का समाधान कर दे भारतीय जनता पार्टी, ऐसा मुझे लगता नहीं है। किसानों के कानून का समाधान भारतीय जनता पार्टी कर नहीं पाई, ये भी मुझे लगता है। ऐसे ही जो आप जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, जातिगत जनगणना की जो चुनौतियां हैं, जो आप कह रहे थे अपने स्टार्टिंग में कह रहे थे कि जब हम जातिगत आंकड़े हमारे पास आ जाएंगे, उनकी जो सामाजिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, शैक्षणिक स्थिति है, राजनीतिक भागीदारी है, उसका जब हमें पता चल जाएगा तो उसके समाधान में हम क्या रणनीति बनाएंगे, क्या हम सलूशन देंगे, क्या समाधान देंगे किसी भी समस्या का, वो सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। सबसे पहले बड़ी बात यह होगी कि अगर पिछड़ों की आबादी 1931 की जनगणना के अनुसार 54% मानी गई थी। प्रोफेसर साहब देखिए, बहुत चर्चा करना चाह रहा हूं, इसलिए आगे की बात कर रहा हूं। अब आप ये भी कहना चाह रहे हैं कि जिन्होंने आरक्षण का लाभ पाया उन्हें भी थोड़ा निकाल, जैसे क्रीमी लेयर की बात हुई थी तो उन्हें हटाया जाए, जो पीछे रह गए उनको आगे लाया जाए, इस पर भी बात होनी चाहिए ना। सभी सियासी दल इस पर भी बात करें। जिन्होंने करोड़ों की संपत्ति, ठीक है ओबीसी वर्ग से आते हैं, करोड़ों की संपत्ति बन गई, उनकी राजनीतिक हैसियत बहुत बढ़िया है, पढ़ाई में हर चीज में बहुत अच्छे है, सामाजिक बहुत अच्छा है, तो अब क्या ऐसे लोगों को भी हटना चाहिए ना। अब क्रीमी लेयर इसीलिए तो क्रीमी लेयर जो बना हुआ है वो हटाने के लिए तो बना हुआ। 8 लाख का कैप है, 8 लाख से ज्यादा जिसकी इनकम हो जाएगी वो बाहर चला जाएगा अपने आप, पीछे से आदमी आ जाएगा। दरअसल जो इसमें सबसे बड़ा ढाल मेल है, मैं आपको बताऊं राहुल जी, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो इम्प्लीमेंटेशन करती है
इंप्लीमेंटेशन के लेवल पे बहुत बड़ा घोटाला करती है। जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती में आपने देखा होगा, नीट की परीक्षा में देखा होगा 11,000 डॉक्टर नहीं बन पाए पिछड़ी जाति के। जो डेफिनेशन जनरल कैटेगरी की है, भारतीय जनता पार्टी ने उसका परिभाषा ही बदल दिया है। जैसे ईडब्ल्यूएस का कोटा है, मैं आपको बता दूं, ईडब्ल्यूएस का कोटा जनरल कैटेगरी के लिए है, तो जनरल कैटेगरी में सबको ओपन कर देना चाहिए। जो जैसे मान लीजिए कोई गुप्ता है, गुप्ता जाति अगर ओबीसी में आ रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर और वो ईडब्ल्यूएस का लाभ लेना चाह रहा, मैं एक एग्जांपल इसलिए बता रहा हूं कि एक मेरा मित्र है और उसका आईआईटी में दाखिला होना था उसके बच्चे का, उसने मुझे बताई थी ये बात, इसलिए मैं आपको इस बात का पॉइंट आउट कर रहा हूं। नहीं, जाति जनगणना हो जाती है, सब हिसाब किताब सब बैठ जाएगा तो हर चीज का एक बार फिर से विश्लेषण करने की जरूरत पड़ सकती है। दीपक जी आते हैं एक बार, प्रोफेसर साहब। दीपक जी, आपने तो कर दिया लेकिन भरोसा नहीं है विपक्षी दलों को। स्वागत सब कर रहे हैं लेकिन भरोसा नहीं है, कहते घालमेल करती है बीजेपी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हिस्से की बात को, भारतीय जनता पार्टी के काम को जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है वो करके दिखाया है। जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने कहा है वो करके दिखाया है। ये तो बात जब भी कर रहे थे कि राम मंदिर बनाएंगे मगर तारीख नहीं बताएंगे, राम मंदिर भी बन गया, मंदिर उसके प्राण। अरे सुन लो, अरे मेरे भाई, मैं तो आपके बीच में नहीं बोला डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब, सॉरी प्रोफेसर साहब, मैं तो आपके बीच में, आप सुन लो ना, अरे बड़े शिक्षक आदमी हो, आप सुन लो, सच्चाई को सुना करो। मैंने सच्चाई को सुना करो, सुन लीजिए, सच्चाई को सुना करो। हमने कहा राम मंदिर जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में था, उस एजेंडे को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है और जो कहा है वो करके दिखाया है। चाहे राम मंदिर की बात हो, धारा 370 की बात हो, 3 तलाक की बात हो, चाहे अंतिम पिछड़े पे हित की बात हो, चाहे आरक्षण की बात हो, वो सारा देश के प्रधानमंत्री। ठीक है, मैं मान लेता हूं दीपक सोनकर जी, लेकिन अब देखिए ये हिंदुओं की जातियों की बात होगी, फिर यहां बात उठेगी कि भाई मुस्लिमों में भी जातियां होती है, वो तो कहते नहीं मुस्लिम में कोई जातियां नहीं होती, हम तो एक है, फिर भी उसमें है कुछ वर्ग है जो ओबीसी का फायदा लेते हैं, कुछ है जो एससी का भी फायदा लेते हैं, उनकी भी गणना की जाएगी, उनकी भी तादाद देखी जाएगी कौन कैसे है, जिसे आप पसमानदा भी कहते हैं। हो सकता है ये विपक्ष को नागवार गुजरे, ये कहा जाए कि उनको केवल मुसलमानों की मूल जनगणना में उनको शामिल किया जाए। आते हैं राजकुमार जी। देखिए, बहुत सही आपने सवाल कहा कि कहीं जिस तरीके से लगातार विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति करता है और कैसे उस तुष्टीकरण के वोट बैंक की राजनीति को अपने डाइवर्ट करने के लिए गुमराह करने का काम करता है, इस बात को देश की जनता, प्रदेश की जनता जानती है। और आज जब ये जातीय जनगणना हो रही है, जहां अति पिछड़े के हितों का कार्य हो रहा है, तब भी इनको रास नहीं आ रहा है, तब भी इनको समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, जिस तरीके से अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि क्रेडिट राहुल गांधी जी को मिलना चाहिए। भाई, राहुल गांधी जी जब 60 वर्षों तक सत्ता में थे तब क्यों नहीं कर दिया? तब क्यों नहीं जातियों के अधिकार की बात कर ली? क्यों नहीं पिछड़ों के हित की बात कर ली? क्यों उनके अधिकारों की बात नहीं कर ली? इसलिए सरकार दबाव में आ गई। दूसरी बात अभी हमारे आदरणीय प्रोफेसर साहब कह रहे थे, पीडीए की बात कर रहे थे, आरक्षण की बात कर रहे थे। इनको भी ध्यान होगा कि समाजवादी पार्टी के इस शासनकाल में दलित समाज के प्रमोशन के आरक्षण पर रोक लगाई गई, और जिस तरीके से लगातार तो है वो ठीक है, आप छोड़ देते हैं ना, इसीलिए कह रहा हूं, तरीके से नरसंहार किया गया, कह रहा हूं कि देखिए किस तरीके से नरसंहार किया गया। देखिए मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, सुनिए दीपक सोनकर जी, इसीलिए कह रहा हूं ना, हर राज्य अपने अपने हिसाब से भी लागू कर देता है, तो ऐसा कुछ रास्ता निकाला जाए ना कि हर जगह एक ही जैसा रहे माहौल। मामला कोर्ट तक चला जाता है, जो वाकई जो जरूरतमंद है उन्हें नहीं मिल पाता, जिन्हें नहीं जरूरी है वो लेके मौज कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। राजकुमार जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी, अभी भाजपा प्रवक्ता जी कह रहे हैं, देखिए कितना झूठ बोलते हैं, यही सामने ही बोल रहे हैं कि हम कह रहे हैं राहुल गांधी जी को क्रेडिट है। हमने कहा कि इसमें जो जितने इंडिया गठबंधन के लोग हैं, ओबीसी संगठन है, सबका क्रेडिट जाता है। खाली सबसे सदन में खड़े होकर के क्या बोला अनुराग ठाकुर, खाली सबसे ज्यादा अपमान जो है इस मुद्दे पर राहुल गांधी जी का हुआ दीपक सोनकर जी, इसलिए सबसे ज्यादा क्रेडिट उनका जाता है। दीपक सोनकर जी, अरे चुप रहिए भाई, बोलने दीजिए, आपका नंबर था, आप बोल रहे थे, सुनिए, सुनने की क्षमता रखिए, ठीक है। देखिए, इसमें तमाम ओबीसी के संगठन है, तमाम ऐसे लोग हैं जो आज इस दुनिया में नहीं है, उन लोगों को भी हम याद करेंगे इस मुद्दे पर, उनका भी योगदान रहा है।
रही बात ड्राफ्ट की, अभी बातचीत हो रही थी जो है जातीय जनगणना होगी, तो ये जातीय जनगणना है, हर जात की होगी, मुस्लिम है मुस्लिम की भी होगी, इसमें कहीं कोई तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है, ये अधिकार देने की बात है। और जो भी जिस वर्ग की जितनी संख्या आएगी उनके अनुसार उनको अधिकार दिया जाएगा। जो अमीर किसी भी जात में जो अमीर वर्ग है उनको जो है, जो गरीब तबका है उनको अधिकार दिया जाएगा, उनको आरक्षण दिया जाएगा, एक समावेशी विकास किया जाएगा। राजकुमार मौर्य जी, आप समग्र विकास की बात कर रहे हैं। इसी राजनीति में मैंने देखा है कि कई मुद्दों को लेकर ये जब नेताओं में वार पलटवार होता है तो उसे जाति से जोड़ दिया जाता है, उसे जाति से जानबूझ के जोड़ा जाता है, ये राजनीतिक फायदे के लिए। अब मैं ना कह सकूं कि जाति जनगणना सभी दलों के लिए है ये फायदा, राजनीतिक फायदा, ये जनमानस के भले का काम कम, आप लोगों के लिए भले का काम ज्यादा लग रहा है हमें। देखिए, इसको अगर राजनीति की दृष्टि से देखेंगे तो आपको लगेगा राजनीतिक फायदा, इसको अगर जनमानस की दृष्टि से देखेंगे तो आपको जनमानस फायदा लगेगा। आज लोग इतना खुश क्यों है, दलित, ओबीसी और जो वंचित समाज है खुश क्यों है? राजकुमार मौर्य जी, आपके अध्यक्ष साहब हैं, उन्हें बता दिया जाता है वो कहां से आते हैं, एक डिलीवर करते हैं ना समाज में अपने वोट बैंक को लेकर, वो सामाजिक न्याय की लड़ाई कहां चली जाती है? आज है ना आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष एक कुर्सी पर बैठे हुए, एक पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष बने हुए, आप ये नहीं बताते लेकिन आप ये जरूर बता देते हैं कि वो किस वर्ग से आते हैं। हमें नहीं लगता कि समाज में जितना, एक बात सुनिए, समाज में जितना विघटन है हमें नहीं लगता उससे ज्यादा तो राजनीति में विघटन है। उसी विघटन को पाटने की तो तैयारी हो रही है। जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे सर्वोपरि हैं, हम लोग हमेशा जब भी नाम लेते हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पहले नाम लेते हैं, तो ये तो सम्मान हुआ ही। अभी तो और इसी चीज को समाज में दिखाना है, सबको आर्थिक रूप से बराबर करना है। जी, आर्थिक नहीं सर, सामाजिक। जी, आर्थिक नहीं जरूरी है, जब सामाजिक बराबर होंगे तो आर्थिक अपने आप हो जाएंगे। सामाजिक न्याय की परिभाषा है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से बराबर करना है उन्हें। लेकिन आप राजनीति वाले हैं ना, आप तो गिनवा देते हैं, जैसे प्रोफेसर साहब के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बता देते, देखिए वो भी समाज से आते हैं, इन लोगों को पसंद नहीं है, इस वजह से इनके साथ ये व्यवहार किया जाता है। जी, जब से हमारे नेता राहुल गांधी जी का वाक्यांश सुनिए किस तरीके से वो बताते हैं कि आर्थिक समानता लाएंगे, सामाजिक समानता और राजनीतिक समानता लाएंगे, तो हम भी उसी मुद्दे पर चल रहे हैं। वही तो कह रहे हैं, वही तो मैं भी कह रहा हूँ। जवाहर जी ला रहे थे, इंदिरा जी, राजू जी ला रहे थे, अब राहुल गांधी ला रहे हैं, धर्मेंद्र यादव जी। बिल्कुल लाया जाएगा। लाइए, मैं कहाँ मना कर रहा हूं। आज राहुल गांधी जिस प्रखर तरीके से बात रख रहे हैं उससे को पूरा देश सुन रहा है और सारे गरीब और वंचित समाज के लोग सुन रहे हैं और उनका समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल समानता आएगी, जाति जनगणना हो जाने दीजिए, अब तो शुरुआत हो चुकी है। अच्छी बात है। जब यही आरक्षण लागू हुआ था इस देश में, सबसे ज्यादा मुखर कौन सी पार्टी थी सब जानते हैं, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी। लेकिन राजनीति में जाति जिंदा रहेगी, समाज में हो सकता है कि आने वाले वक्त में खत्म हो जाए, लेकिन राजनीति ऐसी चीज है कि वहां जात को जिंदा रखना जरूरी है। राहुल जी, अगर आप कह रहे हैं कि समाज में खत्म हो जाएगी, राजनीति में जिंदा रहेगी, ये कैसे संभव है? ये तो लोकतंत्र में अगर राजनीति में जिंदा है, समाज में खत्म ही नहीं हो सकता है। सवाल ये नहीं है, राजनीति में भी जाति रहे, समाज में भी जाति रहे। जाति के आधार पर जो भेदभाव हुआ, अगर मैं जाति बनाने वालों ने क्या समझ के जाति बनाई? क्या जाति इसलिए बनाया कि शोषण का तरीका आसान हो जाए? क्या जाति इसलिए बनाया कि उनके हिस्से की हकमारी करी जा सके? क्या जाति इसलिए बनाया गया कि हमें कोई उनका हक ना देना पड़े? क्या जाति इसलिए बनाया गया है कि एक कुछ खास जातियों को नीचे दबा के रखा जाए, दबाने की कोशिश करी जाए? अगर ये किसी की मंशा होगी जो हजारों साल से लोग करते चले आए हैं, उसको तोड़ने के लिए जो जातिगत जनगणना है, जातीय जनगणना से एक सिटी स्कैन की तरह पता चलेगा, एक्सरे होगा कि असल में देश की आजादी के बाद 75 वर्ष से ज्यादा हो गए, तो जो हमारे प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, क्यों ना इस पर बात कर लिया जाए कि संविधान हक देता है कि हम तो धर्म परिवर्तन कर सकते हैं अपने स्वेच्छा से, तो ये जाति परिवर्तन वाला क्यों नहीं? अगर मैं हो गया, संपन्न हो गया सामाजिक आर्थिक चारों तरफ से, तो हमारा खुद आप कर दीजिए कि भैया आप तो चले गए जनरल क्लास में, आप क्लास रखिए ना, जाति ना रखिए। जैसे जनरल वही बात आ गई ना, क्लास तो फिर वर्ण व्यवस्था पे चले जाएंगे। उस वर्ण व्यवस्था को अगर आप रखिए, देखिए
वही क्लास का मतलब बड़ व्यवस्था पे चले गए ना। वो तो संविधान बड़ में भी व्यवस्था है। संवैधानिक रूप से गलत है वो तो कि किसी संविधान में एक भी पर्टिकुलर आदमी को इस बड़ व्यवस्था में डाल दीजिए। आप किसी को बहुत समृद्ध बना के बताइए समृद्ध है इनको ज्यादा हक मिलेगा, ऐसा नहीं संभव है। मैं अगर ओबीसी के घर में जन्म लेता हूं तो वो तो रहूंगा ही रहूंगा हमेशा के लिए, वो रहूंगा। मैं एससी वर्ग में जन्म तो लूंगा तो मैं रहूंगा, मैं एसटी में रहूंगा, जनरल में रहूंगा, वो तो रहूंगा। वो तो कैसे मिटाया जा सकता है ये? कैसे दिक्कत क्या है? बता दीजिए ना। दिक्कत क्या है? मैं समझ नहीं पा। मैं कह रहा हूं जब 47 के बाद अब तक नहीं मिट पाया तो आप लोग कैसे मिटाएंगे, हमें नहीं समझ में आ रहा है। नहीं, जाति मिटाने की बात नहीं हो रही है, जो सामाजिक गैर बराबरी है उसे मिटाने की बात हो रही है। सामाजिक न्याय। मान लीजिए राहुल राजपूत जी हैं, मैं धर्मेंद्र यादव हूं। अब मेरे पास कहीं समानता, अवसर की समानता अगर देखी जाए तो ये जाति देखकर ना दी जाए कि राहुल राजपूत जी समर कैटेगरी के हैं तो इनको ज्यादा अवसर मिल जाए, मैं यादव हूं मुझे कम अवसर मिले, या मेरे घर में मैं अगर मैं पूजा करूं तो मेरे घर के मंदिर को गंगा जल से धुलवा दिया जाए। पश्चिमी यूपी में मतलब मुझे सामाजिक तौर पर नीचे दिखाने की कोशिश की जाए। आगे ना कि गंगा जल से, यही बात मैं कह रहा था दीपक सोनकर जी, यही बात कह रहा था। संविधान हक देता है, संविधान में ही है जाति व्यवस्था हमारे आप समाज में कम, संविधान में ज्यादा, वही तो बता रहा है संविधान। जो बार बार आप बोल दिए ना कि गंगा जल से धुलवाते हैं आप लोग, यही तो असमानता, यही तो दूर करना है। ये लोग करने वाले कौन होते हैं मुझे बताइए? वो संविधान को नहीं मानते ना, इसका मतलब हम तो यही तो समाज को बताना चाहते हैं कि ऐसे लोग भी समाज में हैं जो संविधान को नहीं मानते हैं। ठीक, बाबा साहब अम्बेडकर के दिए संविधान को नहीं मानते हैं। देखते हैं एक अपने एक पूर्वाग्रही दीपक जी छोड़ते ये जो आपने जो संवैधानिक अधिकारों की बात करी, जो संविधान की बात करी, आप भी देखे हैं कि कौन लोग जो शरिया कानून को मानते हैं उनके साथ खड़े हो जाते हैं। आप जो बाबा साहब के संविधान के अधिकारों की बात कर रहे हो, जब बाबा साहब का अपमान, जाति बाबा साहब का अपमान, आरक्षण का मुद्दा तो सरकार पर ये दबाव, सरकार पर ये दबाव होना है अखिलेश यादव कि इसमें संशोधन हो। लेकिन अभी वक्त में संशोधन हुआ नामंजूर, और चीजों में संशोधन हुआ नामंजूर, संविधान को खत्म कर देंगे, संविधान को खत्म कर देंगे, इस तरीके की बातें हो रही थी। आप कह रहे हैं देखिए अब तो संवैधानिक लड़ाई लड़ी जा रही है, कोई बात नहीं, देखिए किसका फायदा होता है इस जाति जनगणना से, ये तो वक्त ही बताएगा। कुछ राज्यों में चुनाव है, आगे चुनाव 27 में किसे फायदा होगा उत्तर प्रदेश में, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन हाँ, बीजेपी पर अभी भी विपक्ष को पूरा भरोसा नहीं है, ये भरोसा आप दिलवाइए दीपक सोनकर जी। विपक्षी दलों को क्रेडिट तो ले ही रहे हैं लेकिन भरोसा भी उन्हें दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ दो टूक में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ दो टूक में इतना ही।